विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग आत्मकथा अंश की पूर्व भूमिका में अगले वीडियो में हमने देखा कि गांधी जी इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर बनकर भारत वापस आने के बाद एक व्यापारी पीढ़ी के केस के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका में डरबन बंदर पर उतरते हैं और व्यापारी अब्दुल्ला सेठ से मिलते हैं, जिनके केस के लिए वे वहां पर गए हुए हैं। डरबन आने के एक हफ्ते के बाद अब्दुल्ला सेठ गांधी जी को केस के काम के लिए प्रिटोरिया भेजते हैं। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय से बिल्कुल ही अपरिचित गांधी डरबन से केस के काम के लिए प्रिटोरिया जाने के लिए निकलते हैं। डरबन से प्रिटोरिया का रास्ता बहुत ही लंबा है और उसी सफर के बीच के दो स्थल है चार्ल्स टाउन और जोहानिसबर्ग। चार्ल्स टाउन एक छोटा सा शहर है, जबकि जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े शहरों में से एक है। जैसा कि हमने अगले वीडियो में देखा कि डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए निकले हुए गांधी के पास ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उनको ट्रेन में मुसाफिर और अमलदार के द्वारा धक्के मारकर पीटकर मैरिट्सबर्ग स्टेशन उतार दिया जाता है। डरबन से प्रिटोरिया जाने के लिए निकले हुए गांधी के पास ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उनको ट्रेन के मुसाफिर और अमलदार के द्वारा धक्के मारकर मैरिट्सबर्ग स्टेशन उतार दिया जाता है। अब ऐसी स्थिति में गांधी जी वहां से वापस जाना उचित नहीं समझते हैं और चाहे जितनी भी कठिनाइयां झेलनी पड़े उसे झेल करके वे आगे बढ़कर केस का काम करने का निर्णय लेते हैं। अपने साथ हुए अनुभव और घटना के बारे में वह अब्दुल्ला सेठ को तार करके बताते हैं। अब्दुल्ला सेठ रास्ते में अलग अलग स्टेशन पर अपनी जान पहचान वालों से गांधी को मदद के लिए तार कर देते हैं और अगली रात को गांधी फिर से ट्रेन में बैठकर चार्ल्स टाउन जाने के लिए निकलते हैं। यहाँ से हमारे इस प्रकरण की शुरुआत होती है। मैरिट्सबर्ग से ट्रेन से निकले हुए गांधी अगली सुबह चार्ल्स टाउन पहुंचते हैं। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग पहुंचने के लिए ट्रेन नहीं थी। चार्ल्स टाउन नाम के इस छोटे से शहर से अब उनको आगे जोहानिसबर्ग जाना है। उन दिनों चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग जाने के लिए घोड़ों की सिक्रम थी। सिक्रम जो कि एक बड़ी घोड़े गाड़ी जैसी होती है, जिसके अंदर मुसाफिरों को बैठने के लिए सीटें होती है और जिसका टिकट भी निकलवाना पड़ता है। तो घोड़े की सिक्रम के रास्ते में एक स्टैंडर्टन नाम का गांव आता था। वहां पर बीच में एक रात रुकना पड़ता था। गांधी जी के पास चार्ल्स टाउन से आगे जाने के लिए अब्दुल्ला शेख ने पहले से ही सिक्रम का टिकट निकलवा कर रखा था, जो गांधी जी के पास था। चार्ल्स टाउन पहुंचने से पहले मैरिट्सबर्ग स्टेशन में उनको ट्रेन में से उतार देने के कारण एक दिन वे लेट हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसके कारण उसका सिक्रम का टिकट एक दिन देर से पहुंचने के कारण रद्द नहीं होता था। टिकट निकलवाने के साथ अब्दुल्ला शेख ने अपने वकील गांधी को अधिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इस हेतु सिक्रम वाले के नाम चार्ल्स टाउन के पते पर भी तार कर दिया था। लेकिन फिर भी सिक्रम वाला
इस काले भारतीय को सिक्रम के अंदर पीछे बैठे हुए गोरे मुसाफिरों के साथ बैठाना नहीं चाहता था और उससे गांधी जी को टालने के लिए बहाना ही खोजना था। इसलिए सिक्रम वाले ने गांधी जी को अजनबी समझकर उसे कह दिया कि आपका टिकट तो रद्द हो चुका है। गांधी ने उसे इस बात का उचित उत्तर देकर समझाया और वे खुद भी तो समझ ही गए कि टिकट रद्द हो जाने का बहाना उससे किसी और कारण से ही बताया गया है। सारे यात्री सिक्रम के अंदर बैठे हुए थे, लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मैं तो कूली की गिनती में था। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को अपमानजनक शब्द कूली कहकर ही बुलाया जाता था। सिक्रम वाला चाहता था कि इसे अंदर गोरे यात्रियों के साथ न बैठाना पड़े तो अच्छा हो। इसलिए वह सिक्रम के बाहर कोचवान के पास में दाएं बाएं जो 2 सीटें थी, कोचवान शब्द का अर्थ है गाड़ी चलाने वाला, तो कोचवान के पास में दाएं बाएं जो 2 सीटें थी, उन दोनों में से एक सीट पर जिस पर सिक्रम कंपनी का गोरा मुखिया बैठता था, वह मुखिया वहां से उठकर अंदर जाकर बैठ जाता है और गांधी जी के पास टिकट होने के बावजूद उसे बाहर कोचवान के बगल में बैठाया जाता है और गांधी की जगह अंदर वह गोरा मुखिया बैठ जाता है। गांधी जी को इस बात का तुरंत एहसास हो गया कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनकी जगह गोरे मुखिया को बिठाकर उनको बाहर की तरफ बिठा देना उनका अपमान है। लेकिन फिर भी उन्होंने इस अपमान को पी जाना ही उचित समझा, क्योंकि उस वक्त वे उन लोगों से जोर जबरदस्ती करके अंदर नहीं बैठ सकते थे और अगर उनसे लड़ने और तकरार करने में पड़े तो शायद यह सिक्रम भी हाथ से निकल जाए। और जैसा मैरिट्सबर्ग में एक दिन बिगड़ा, वैसे यहाँ पर भी एक और दिन बिगड़ने की चिंता थी। और फिर अगले दिन न जाने कैसी समस्याओं का सामना करना पड़े और वह अपने काम के लिए वक्त पर न पहुंच सके, ऐसे डर के कारण गांधी ने समझदारी से काम लेकर सिक्रम के बाहर बैठ जाना ही उचित समझा। लेकिन मन में वे बहुत झुंझलाते हैं। झुंझलाना यानी कि खींचना। तो अब लगभग 3 बजे सिक्रम पारडी को पहुंचती है। गांधी को बाहर बिठाकर उसकी जगह पर खुद बैठ जाने वाला गोरा मुखिया अब जहां पर गांधी जी बैठे हुए हैं वहां पर बैठना चाहता है, क्योंकि उसे अब सिगरेट पीनी है और थोड़ी हवा भी खानी है। इसलिए वह कोचवान के बगल में बैठे हुए गांधी को वहां से पैर रखने के पटिए पर बैठ जाने के लिए कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि वह बाहर से गांधी को उठाकर उसे पैर रखने के पटिए पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन सिक्रम के अंदर जहां से वे खुद उठा है और जो जगह गांधी की थी उस जगह पर बैठने के लिए नहीं कहता। गोरा मुखिया एक मैला सा बोरा जो वही कोचवान के पास पड़ा था उसे उठाकर पैर रखने के पटिए पर बिछाकर गांधी जी से कहता है कि सामी तू यहाँ बैठ, मुझे कोचवान के पास बैठना है। दक्षिण अफ्रीका में सामी शब्द कोलियों के लिए बोला जाता था। गांधी जी
इस अपमान को सहने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने डरते डरते उससे कहा कि तुमने मुझे यहाँ कोचवान के बगल में बैठाया और मैंने वह अपमान सह लिया। मेरी जगह तो अंदर थी, पर तुम अंदर बैठ गए और मुझे यहाँ बैठाया, और अब तुम्हें बाहर बैठने की इच्छा हुई है और सिगरेट पीनी है, इसलिए तुम मुझे अपने पैरों के पास बिठाना चाहते हो। अगर तुम्हें यहाँ बैठना है तो मैं अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारे पैरों के पास बैठने को तैयार नहीं हूँ। गांधी डरते डरते मुश्किल से इतना कह पाते हैं कि इतने में उन पर तमाचों की वर्षा होने लगती है। वह गोरा उनकी बाह पकड़कर उनको नीचे खींचने लगा। बैठक के पास ही पीतल के सींगचे थे, सींगचे यानी कि पकड़ने की कड़े। उन पर तमाचों की वर्षा भी हो रही थी। ऐसे में खुद को बचाने के लिए गांधी जी पीतल के सींगचे को जड़ की तरह पकड़ लेते हैं और निश्चय करते हैं कि चाहे कलाई ही क्यों न उखड़ जाए, लेकिन सींगचे नहीं छोड़ूंगा। गांधी जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा था और उन पर जो बीत रही थी, वह सब कुछ अंदर बैठे हुए यात्री देख रहे थे। वह गोरा गांधी को गालियां दे रहा था, खींच रहा था और मार भी रहा था, पर फिर भी गांधी चुप थे। पराए मुल्क में और अनजान लोगों के बीच गांधी फंसे हुए थे। गोरा बलवान था और गांधी बलहीन, लेकिन यात्रियों में कईयों को दया आई और उनमें से कुछ बोल भी उठे कि अरे भाई, उस बेचारे को वहां बैठा रहने दो, उसे नाहक मत मारो, उसकी बात सच है, वहां नहीं तो उसे हमारे पास अंदर बैठने दो। लेकिन मारने वाले गोरे के दिल में इतनी दया नहीं थी जितनी दया गांधी पर अंदर बैठे हुए यात्रियों को थी। इसलिए वह गोरा मुखिया यात्रियों से कहता है कि अंदर तो हरगिज बैठने नहीं दूंगा। लेकिन अब अन्य यात्रियों ने गांधी जी की हालत को देखकर उस पर दया भाव जताया। ऐसे में उनको मारने वाला यह गोरा थोड़ा शर्मिंदा जरूर हुआ और इसलिए शर्मिंदा होकर उसने गांधी को मारना बंद कर दिया, लेकिन 2-4 गालियां और दी। दूसरी ओर जो नौकर बैठा हुआ था, उसे गोरा अपने पैरों के सामने बैठाकर खुद बाहर बैठता है और फिर सिक्रम आगे चलती है। लेकिन गांधी तो अभी भी डरे हुए हैं और उसको उस बात की चिंता थी कि वे अपने मुकाम पर जिंदा पहुंच सकेंगे या नहीं, क्योंकि गोरा अब भी उनको घूर कर देख रहा था और उनको उंगली दिखाकर बड़बड़ा रहा था कि याद रख, स्टैंडर्टन पहुंचने दे, फिर तुझे मजा चखाऊंगा। तो उनकी धमकी से गांधी चुपचाप ही बैठे रहे और भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते रहे। रात हुई, गांधी जी स्टैंडर्टन पहुंच गए और कई हिंदुस्तानी चेहरे उनको दिखाई दिए। उसके बाद उनको कुछ तसल्ली हुई। उनके नीचे उतरते ही हिंदुस्तानी भाइयों ने कहा कि हम आपको ईसा सेठ की दुकान पर ले जाने के लिए ही खड़े हैं। हमें दादा अब्दुल्ला का तार मिला है। दादा अब्दुल्ला के भेजे हुए लोगों को देखकर वह बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वे लोग गांधी को सेठ ईसा हाजी सुमार की दुकान पर ले जाते हैं। सेठ और उनके मुनीम गुमास्तों ने गांधी जी को चारों ओर से घेर लिया और गांधी जी ने उनको अपनी
आप बीती सुनाई। गांधी जी के साथ घटी हुई घटना से सेठ और सभी बहुत ही दुखी हुए और दक्षिण अफ्रीका में अपने कड़वे अनुभवों का वर्णन करके उन्होंने गांधी जी को आश्वासन दिया। गांधी ने सिकरम कंपनी के एजेंट को चिट्ठी लिखकर अपने साथ हुए गलत व्यवहार की संपूर्ण जानकारी दी और अगले सफर में उन्हें यात्रियों के पास अंदर जगह मिलने के लिए मांग की। एजेंट उनकी चिट्ठी का जवाब देते हुए उनको संदेशा भेजते हैं कि स्टैंडर्टन से दूसरी बड़ी सिकरम आती है और कोचवान वगैरह सब भी बदल जाते हैं, और साथ ही यह भी आश्वासन दिया कि जिस आदमी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की है वह अब कल नहीं रहेगा और दूसरे यात्रियों के पास ही जगह मिल जाएगी। तो इस तरह गांधी जी ने अपने आगे के सफर को सरल बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनको मारने वाले उस गोरे पर किसी तरह का मुकदमा चलाने का विचार नहीं किया और मार का यह प्रकरण वहीं पर समाप्त हुआ। सवेरे ईसा सेठ के लोग गांधी जी को सिकरम पर ले गए और उन्हें उचित जगह भी मिल गई और बिना किसी हैरानी के उस रात वे जोहानिसबर्ग पहुंच गए। यहाँ पर आत्मकथा के इस प्रकरण का अंत आता है और अगले प्रकरण से महात्मा गांधी जी की आगे के सफर का वर्णन आता है। इस आत्मकथा अंश में हम देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में उस समय रंग भेद का दूषण बहुत ही बड़े पैमाने पर था और इसी रंग भेद के कारण वहां बसे अनेक भारतीयों को अनेक प्रकार की पीड़ा और संघर्षों का सामना करना पड़ता था। साथ ही हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक साधारण वकील के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में जो संघर्ष करना पड़ा उसका भी विस्तृत विवरण मिलता है। इन्हीं सारे कड़वे अनुभवों ने महात्मा गांधी को सत्याग्रह के लिए प्रेरित किया और आगे जाकर उन्होंने अनेक प्रकार के भेदभाव के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। तो आज हमने चार्ल्स टाउन से जोहानिसबर्ग प्रकरण का संपूर्ण अध्ययन किया। नमस्ते।